ओके जी, आप लोग आइए पेज नंबर 848 पे। चलिए जी, अकाउंटिंग फॉर एनपीओज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस सफ़े पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। एनपीओ क्या होती है, सारी फनकारियाँ लिखी हुई हैं। बहरहाल ये आप इसको देख सकते हैं। हमारा काम असल में शुरू होगा जी अगले सफ़े से 849 से, जहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। ये जो हम सारे सवाल अभी तक करते आए हैं, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करते आए हैं, हम क्यों कर रहे हैं। लें जी, आपका जो इदारा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, असल में इसकी बात हो रही है। Issued the accounting standard for not for profit organizations hereinafter referred to as this, and as per SCCP's directives, ASNPO is applicable to associations not for profit registered under the company law। लें जी, हमारा जो ICAP है उसने बेसिकली स्टैंडर्ड निकाला हुआ है और उसी की वजह से हम ये सारा कुछ जो है वो फॉलो करते हैं। ACNPO is applicable to NPOs registered under the company law, that is, it is compulsory for such NPOs to comply with the requirements of ASNPO in addition to the requirements of applicable reporting framework, that is IFRS। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि जो ICAP का स्टैंडर्ड है जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इसकी वजह से हमें फॉलो करना पड़ता है। अब आते हैं जी रिकग्निशन क्राइटेरिया के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो कंट्रीब्यूशंस आते हैं एनपीओ को, उनका क्या करना है। रिकग्निशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग एन आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जो एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, उसमें आपको चीज़ कब रिकॉर्ड करनी है उसकी बात कर रहा है। वो कह रहा है रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, वो छोड़ें, टेबल पे आए, टेबल में सारी बात लिखी हुई है। रेवेन्यू के मुतालिक वो कहता है जी, रेवेन्यूज आर जनरली रिकग्नाइज्ड व्हेन द परफॉर्मेंस इज अचीव्ड। अच्छा, यहाँ पे जो रेवेन्यू है ना, वो इनकम की बात कर रहा है। जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं उनकी बात कर रहा है कि रेवेन्यूज हम तब रिकग्नाइज करते हैं जब परफॉर्मेंस अचीव हो जाती है एंड रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग मेजरमेंट एंड कलेक्टिबिलिटी ऑफ द कंसिडरेशन एग्जिस्ट। IFRS 15 है जो आपने FR2 में पढ़ना है, वहाँ पे उस स्टैंडर्ड का नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है। ज़ाहिर बात है, अगर आपने किसी शख्स से पैसे लेने हैं तो जब तक आप उसका काम नहीं करेंगे, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा रेवेन्यू बन गया। ओके, जब काम करेंगे तभी रेवेन्यू बनता है ना। तो दो बातें होनी चाहिए, एक तो ये कि आपने काम कर दिया हो, परफॉर्मेंस इज अचीव्ड, काम कर दिया हो, और दूसरा ये कि जो काम आपने किया है उसकी वैल्यू भी मैयर हो सके एंड रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग मेजरमेंट ऑफ कंसिडरेशन एग्जिस्ट। ओके, तो जो पैसा आपने लेना है उसकी वैल्यू भी आप मैयर कर सकें, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने कंसिडर करनी होती हैं। उसके बाद एक चीज़ आती है अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस। ये आपके लिए एक नया वर्ड है। देखिए, कंट्रीब्यूशंस कहते हैं कि जब आप लोग किसी एनपीओ को जाके कोई डोनेशन वगैरह देते हैं, तो ये असल में आपकी कंट्रीब्यूशन होती है उस एनपीओ को। तो यानी कि एनपीओ जो डोनेशन वसूल कर रही होती है वो शायद उसके लिए कंट्रीब्यूशन होती है। ओके, तो वो कहता है कि कंट्रीब्यूशंस दो तरह की होती हैं, एक अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, एक रिस्ट्रिक्टेड होती है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं ना, तो आप उसको ये कह देते हैं कि भाई आपका जिद दिल करता है आप इसको इस्तेमाल कर लो। लेकिन कभी कभार आप कहते हैं कि भाई ये डोनेशन ना, ये पैसे ज़कात के हैं, तो इसको सिर्फ ज़कात वाली में लेके आना, इसको किसी और जगह पे ना लेके जाना, ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है। तो अगर कंट्रीब्यूशन देने वाले ने कोई साथ कंडीशन लगा दी है तो सर वो रिस्ट्रिक्टेड बन जाएगा, और अगर उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो वो अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो अनरिस्ट्रिक्टेड क्या होती है जी? अनरिस्ट्रिक्टेड contributions to NPO do not normally arise from the sale of goods or the rendering of services, and consequently performance achievement is generally not relevant to the recognition of unrestricted contributions. Such revenues are generally recognized when received or receivable। यानी कि NPO के लिए रेवेन्यू क्या है? जो वो ट्रेडिंग एक्टिविटी से कर रहे हैं, इसके अलावा इनकम्स क्या है? वो जो उनको डोनेशन मिल रही हैं या इस तरह की चीज़ें चला रहे हैं वो। तो वो कहता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड जो है, नॉर्मली इसके साथ कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं होती, आप उनको पैसे दे जाते हैं। अब अगर आपने ईदी को फॉर एग्जांपल को डोनेशन देनी है, आप उनको 10,000 रुपये ट्रांसफर कर देंगे। अब आप कभी भी ट्रांसफर करते हुए उनको कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं? आप तो नहीं लगाते। वो लोग क्या करेंगे ईदी वाले, जब उनको 10,000 रुपये मिल जाएंगे ना, तो वो कहेंगे बस ठीक है, आ गए, खत्म हुई बात, इनकम होगी हमारी।
तो इसलिए वो कह रहा है कि भाई इसके साथ कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अटैच नहीं है, पे करने वाले ने कोई शर्त नहीं लगाई, उसने कुछ नहीं कहा कि भाई ये यहाँ करो, ये यहाँ करो, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। वो कह रहा है सच रेवेन्यूज आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रिसीव्ड। वो कहता है जब ये मिल जाए ना कर दो, खत्म हुई बात। ओके क्योंकि इसके साथ शर्ती को नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं ना रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस की, वो कहता है रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन। के रिस्ट्रिक्शन क्या है? अगर तो आपने कह दिया कि भाईजान ये अगले साल आपने ज़कात जब पे करेंगे ना तो उसमें आपने पे करनी है ये, तो इसका मतलब है कि ये अब उसका रेवेन्यू नहीं है, ठीक है, ये उसके लिए लायबिलिटी है, ये उसके लिए डेफर्ड रेवेन्यू है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको डेबिट कैश करके क्रेडिट डेफर्ड रेवेन्यू में ले जाएंगे या डेफर्ड इनकम में ले जाएंगे, और जब अगले साल आप वो ज़कात पे करेंगे तो उस दिन फिर आप इसको अपनी इनकम बनाएंगे। तो एक तरफ एक्सपेंस हो जाएगा और एक तरफ इनकम हो जाएगा। जस्ट लाइक वो ग्रांट इनकम IAS 20 में हमने पढ़ा था कि जब आपको कोई पैसे मिल जाते हैं तो उसके साथ शर्त होती है ना, शर्त अटैच होती है, तो आप उसको डेफर्ड ग्रांट बनाते हैं, और जैसे जैसे वो शर्तें पूरी होती जाती हैं, जैसे जैसे रिलेटेड एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होता रहता है, वैसे वैसे ही आप क्या करते रहते हैं, आप उस इनकम को भी बनाते रहते हैं। तो यहां पर भी आपने एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। ओके, गेन्स आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रियलाइज, जैसे आज सुबह सवाल किया था, एसेट को डिस्पोज ऑफ किया था, गेन आ गया था, रियलाइज हो गया था, तो कर देंगे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एन एक्सपेंडिचर और प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड एसेट डज नॉट हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो ठीक है, एक्सपेंडिचर जब इनकर होगा तब करेंगे, और प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड एसेट डू नॉट हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ये डेप्रिसिएशन की कुछ बात कर रहा है, डेप्रिसिएशन करते रहेंगे। एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू अ पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स अकरिंग इन दैट पीरियड और बाय एलोकेटिंग अप्लाइंग दैट। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये सब बातें आपको पता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, तो ये सब चीजें आपने यहाँ पे करनी है। ओके, तो ये तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होगा जिससे हम बखूबी वाकिफ थे। Financial statements measurement of NPOs are prepared primarily using the historical cost basis of measurement, whereas transactions and events are recognized in financial statements at the amount of cash equivalents paid or received or the fair value ascribed to them when they took place. सर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनती हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि हम बना चुके हैं। Financial statements are prepared with capital maintenance made in financial terms with no adjustment being made for the effect on capital of a change in the general purchasing power of the currency। वो कह रहे हैं ये जो conceptual framework में इन्फ्लेशन पढ़ के आए हो ना, वो फनकारी यहाँ मत लगाना। और आपको एक बात बताऊं, आप कहेंगे नहीं, मैं कहूँगा ओके। अच्छा, फंड अकाउंटिंग, हम जो ये अकाउंटिंग करते हैं ना, इसको फंड अकाउंटिंग कहते हैं, क्योंकि उसमें बैलेंस शीट में आप देखते हैं ना फंड आ रहा होता है, फंड अकाउंटिंग। तो फंड अकाउंटिंग है जी, comprises the collective accounting procedures resulting in a self balancing set of account blah 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 blah। बस ठीक है जी, ये आप सारा पढ़ लेंगे, आपको फंड अकाउंटिंग पता है क्या होती है, रीडिंग तो आप खुद कर लेंगे। नीचे बॉक्स है भाई, इस बॉक्स को भी मैं नहीं पढ़ा रहा, ये एंडोमेंट फंड, रिस्ट्रिक्शन फंड, इसके बारे में ना मैं कल सुबह क्लास में इंशाल्लाह बात करूंगा, ठीक है। अगले सफे पे आइए, इनकम्स ऑफ एनपीओस। कहां पे लिखा हुआ, किधर लिखा है, सॉरी, फंड अकाउंटिंग कंप्राइजेस द कलेक्टिव अकाउंटिंग प्रोसीजर रिजल्टिंग इन अ सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट्स फॉर ईच फंड एस्टैब्लिश्ड बाय लीगल, कॉन्ट्रैक्चुअल और वॉलंटरीली एक्शंस ऑफ एन एनपीओ। चार दोस्त उठे और कहा समाज सेवा करते हैं, सीए तो हो नहीं रहा, वॉलंटरी एक्शंस ऑफ एनपीओ, वॉलंटरी एक्शंस ऑफ एनपीओ। कॉन्ट्रैक्चुअल क्या होता है जी, आप मिसाल के तौर पे मोहल्ले के कोई एक बुजुर्ग हैं, वो चाह रहे हैं कि जी कोई समाज सेवा के लिए इदारा बनाया जाए, तो खुद तो वो कर नहीं सकते, तो वही चार दोस्त जिनका सीए नहीं हो रहा, वो उनके पास जाएंगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि कोई बात नहीं अंकल जी, पैसे आप दें, काम हम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल। और लीगल होता है कि जब आपके ऊपर लीगल बाइंडिंग हो जाए, जैसे ये ईदी है या शौकत खानम है, ये जो इदारे बने हुए सारे एनपीओ के तहत बने हुए, ठीक है, तो इनके ऊपर लीगल बाइंडिंग है कि ये इससे बाहर नहीं जा सकते। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि आप एक थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये आजकल तो नहीं है, ये पिछले दिनों बड़ा वो था कि पाकिस्तान फैटफ ग्रे लिस्ट में है, ये सुना है, FATF, फैटफ बोलते थे, ग्रे लिस्ट में है, ग्रे लिस्ट में, बड़ा इसकी वो धूम चलती थी। ये हम ग्रे लिस्ट में क्यों गए थे, किसी को आइडिया है जी? इसमें बेसिकली मैंने शायद बताया था आप लोगों को, बहरहाल पता नहीं किसी क्लास में बताया होगा, हो सकता है आपकी थी, किसी और की थी, एनीवेज। तो होता ये था कि यहाँ पे ना बहुत से लोगों ने इस तरह की एनजीओज ना बनाई हुई थी, जो लीगली किसी के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं थी, बस ऐसे ही आपने बना ली एनजीओ जी, बस ये एनजीओ है जी मेरी, ऐसे दोस्तों को कहना शुरू कर दिया जी एनजीओ बना ली, उसका लेटर छपवा ली, उसकी पर्चियाँ छपवा ली, तो बस जी ठीक है, बस पैसे आ रहे हैं और पैसे लोगों को दे ही जा रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आप जानते हैं और अल्लाह जानता है कि काम ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, और किसी को नहीं पता।
तो उस चक्कर में होता ये था कि आप ना बाहर के ममालिक से ना डोनेशन वसूल करना शुरू कर देते थे। जाहिर बात है जब काम फैलना शुरू होता था तो बाहर से भी डोनेशन आती थी। अच्छा, बहुत से लोग तो काम सही भी कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने ना सोचा कि यार ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है, हम भी एक यहाँ पे एनजीओ बना लेते हैं, कौन देख रहा है, और जो पैसा गलत तरीके से कमाया होगा ना, जो भी करा वो जो बाहर के मुल्क में कमाया हुआ है, उसको डोनेशन की फॉर्म में ना यहाँ पे मंगवा लेते हैं। डोनेशन आएगी हमारी इस एनजीओ के अंदर, यहां से हम पैसा निकाल लेंगे। कौन पूछ रहा है कहां से पैसा आया, कौन पूछ रहा है कहां पैसा गया। कोई बुलाएगा तो कहेगा यार तुम्हें शर्म नहीं आती, एक तो मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूं, तुम मेरे से ऐसा सवाल पूछ रहे हो। वो अगला बेचारा खुद ही शर्मिंदा हो जाता था, यार वाकई मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये तो बेचारा अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, हम तो इतना भी नहीं करते। तो वो फिर ना जरा उसी चक्कर में ना फिर उसी आड़ में वो लगे रहते थे। तो फिर जब मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह से बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई ना, तो फिर दुनिया को ख्याल आया कि यार प्लीज जरा ये पाकिस्तान अपने हालात पे देखो, ये तुम क्या कर रहे हो। तो फिर उन्होंने पाकिस्तान ने एक्शन लिया। 2017-18 की बात है, गालिबन 18 में था शायद, 18-19 यही कोई एरिया था, टेन्योर था, जिसमें इन्होंने कहा कि जितनी भी एनजीओज पाकिस्तान में मौजूद है ना, वो सारी की सारी अब एफबीआर वगैरह और तमाम इदारों के साथ रजिस्टर्ड होंगी, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन इसकी होगी। फिर वो तमाम जो जनरल लोग काम कर रहे थे उन्होंने तो कराई रजिस्ट्रेशन, वो तो करा रहे हैं, वो तो काम करना था उन्होंने। जो फिर उस तरह के थे ना वो फिर खिसक गए इधर उधर। ठीक है, तो इसीलिए ना उन्होंने बड़ी, अब तो बहुत सख्त किस्म की शरायत है भाई एनजीओ के लिए। अब अगर कहीं पे भी एनजीओ आ जाए ना तो वो उसकी प्रॉपर वो जांच पड़ताल करते हैं। अब वो भी कहते हैं कि यार ठीक है, हमने आपको लेवरेज दी थी, हमने आप लोगों को कहा था कि यार आप अल्लाह की तरफ से आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आप अच्छा ही कर रहे होगे, हमें क्या पता था कि बाद में आपने ऐसे गुल खिलाने शुरू कर देने अंदर। तो याद रखिएगा मेरे भाई, इंसान का ना, कौम का अपना भी कसूर होता है। ठीक है, जब अल्लाह ने कह दिया ना कि जैसी कौम होती है उस पर वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं, तो सर बात सिर्फ ऊपर नहीं है, बात फिर हम में भी है, मसला फिर हम में भी है। तो अगर आज आप खाना कहीं खाने जाएंगे और बिल बनेगा आपका 990 रुपये और 1000 रुपये आप उसको देंगे, वो बेचारा गलती से 10 के बजाय 100 रुपया ले आएगा, आप भी चुप करके जेब में डाल लेंगे और आके दोस्तों को फख्र से बताएंगे देख तेरे भाई ने 90 रुपये की दिहाड़ी लगाई, फख्र से बताएंगे। तो सर आपका दार 90 पे लगा, आपने 90 पे लगा दिया, जब आपका 90 अरब पे लगेगा ना, आप 90 अरब पे भी लगाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ना ये चेन ना बहुत ऊपर तक जाती है और कोई बात गलत नहीं होती। तो इसलिए ज़रा ना हरकतें ठीक करें अपनी, स्पेशली तुम अपना टोटल ठीक करो। ठीक है जी, चलें जी आगे चलें, अगले सफ़े पे आइए। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं कहता, मैं इसलिए कहता हूं कि तुम पेपर तक ना इंसान बन जाओ, मेरे लिए वही काफी है। ले जी, इनकम्स ऑफ एनपीओ। ले जी, एनपीओ की इनकम किस तरह की होती है? एक तो होती है फी फॉर सर्विसेज, ये जो हम सवालों में पढ़ते आए कि जी आपने वो गोल्फ कोर्स फी ले ली, आपने फलानी फी ले ली, टमकानी फी ले ली। तो एनपीओज में चार्ज फी फॉर देयर सर्विस इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट देयर फंडिंग। द फी इज यूजुअली लोअर देन कमर्शियल चार्जेस फॉर द सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. A healthcare NPO charges rupees 100 only for each consultation visit by a patient, while commercial hospitals are charging rupees 1500 per visit for similar services. तो सर अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी आंखों के डॉक्टर को दिखाना है, तो आंखों का डॉक्टर मिसाल के तौर पे 3000 रुपये आपसे फी बिल देता है आपकी आंखें देखने की, ओके। लेकिन अगर आप किसी एनजीओ में चले जाएंगे, किसी ट्रस्ट में चले जाएंगे, तो आपकी वही आंखें 100 रुपये में देख ली जाएंगी, ओके, 150 रुपये में देख ली जाएंगी, सस्ते में देख ली जाएंगी। फिर आपको ऐनक भी दी जाएगी कि आपकी आंखें बिल्कुल पसंद नहीं है हमें, आप इसमें ऐनक लगाया करें। अब ठीक है, वैसे ये बोला है, ये बोला है, ये बोला है, ये बोला है कि कैमरा इसकी तरफ करें अहमद भाई, ये बोला है, ये देखेंगे कह रहा है, ये कह रहा है अगर आप अपनी बीवी को आंखें नहीं दिखा सकते तो फिर हमें दिखाएं। बताऊंगा मैं, बताऊंगा सबको। बेटा तू बहुत कुछ खाएगा जिंदगी में, तू बहुत कुछ खाएगा, तुझे अभी अंदाजा नहीं है, तुझे अभी इस बात का अंदाजा नहीं है तुझे कितनी मार पड़ने वाली है। कोई घर के बाहर भी ना घर का इंतजाम रखी, ओके, ये मैं तुझे बता दूं पहले। हाँ सही बात है, कोई ऐसे दोस्त का इंतजाम रखी जो तुझे खाना खिला सके मुश्किल वक्त में। समझ रहे हो, समझ रहे हो? इसको पता ही नहीं है यार, इसको पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, लग जाएगा पता, पता जाएगा तुझे। आगे एक और एग्जांपल लिखिए, पढ़ लीजिएगा। कंट्रीब्यूशन डोनेशन, दूसरी जो इनकम आती है ना वो बेसिकली आती है कंट्रीब्यूशन या डोनेशंस की। Contributions can come from many sources including individuals, corporations, governments and other NPOs. Contributions include contribution receivable that meet the criteria for recognition in the financial statements. तो अच्छा, contribution टेबल पे आए, अगले टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन पे हैं। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन में आपको बता चुका हूं क्या होती है,
A restricted contribution is a contribution subject to externally imposed stipulations that specify the purpose for which the contributed asset is to be used. ले जी मेरे भाई, करना क्या है, वो ये कहता है कि अगर आपको कोई शख्स पैसे दे जाए और साथ कोई शर्त लगा दे तो वो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन बन जाती है भाई। ठीक है, सारी बात है, कोई इस पर शर्त लगा दी जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन पे आए। अनरिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूशन इज अ कंट्रीब्यूशन दैट इज नीदर अ रिस्ट्रिक्टेड नॉर एन एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि बैलेंसिंग है अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड होगी कंट्रीब्यूशन या एंडोमेंट होगी, अगर नहीं है तो फिर अनरिस्ट्रिक्टेड है, ये बात है। अच्छा, एंडोमेंट की बात, चूंकि मैंने आपको पिछले सफे पे एंडोमेंट फंड ही छुड़वा दिया है अभी के लिए, कल करेंगे, तो ये एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन भी मैं आपके साथ जो है ना वो कल ही करूंगा। हम एग्जाम्पल 2 पे आते हैं जो इसके नीचे लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्कमस्टांसेस। जी सॉरी यार, वो एनपीओ नहीं थी। हाँ, वो एनपीओ नहीं थी, वो एनपीओ नहीं थी, इसलिए उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। क्या कह रहा है ये? Consider the following independent circumstances. Example 2. A healthcare NPO received ₹10 million from आप जैसे लोग, subject to the condition that this amount shall only be used for acquisition of land for construction of a hospital in a specific village. जी, ये restricted है कि unrestricted है? शर्त लगी हुई है भाई, शर्त लगी हुई है, लुट मची हुई है। A healthcare NPO received 25 million contribution from आप जैसे लोग in the year 2002. The sole purpose of the amount is to support the NPO's general operations in the year 2004 and 2005. जी बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है भाई रे भाई। अच्छा, अकाउंटिंग इसकी कैसे होगी सर? जैसे IAS 20 में पढ़ी थी, ये देखिए, एक तो पास्ट एक्सपेंडिचर के लिए हो सकता है कि आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा हो सकता है ना कंट्रीब्यूशन। जब आप कहें, आपको जब असल में होता बताऊं कि जब आप कंट्रीब्यूशन जाके देते हैं ना उनको और उनसे कोई बात नहीं करते, बस ट्रांसफर कर दिया आपने, जैसे भाई ने 20 रुपए ट्रांसफर किए थे, तो उस पर कोई शर्त नहीं लगाई उन्होंने, तो असल में ये यही होता है कि बस आप अपने एक्सपेंसेस में करें, कोई फ्यूचर एक्सपेंस की आप बात नहीं करते उनके साथ। तो जो पास्ट एक्सपेंस के लिए होती है ना, उसको आप क्लासिफाई एज रेवेन्यू, जैसे हम IAS 20 में करते थे, तो यही करते थे ना पास्ट एक्सपेंस के लिए। लेकिन जो आपको फ्यूचर एक्सपेंस के लिए मिलती थी कंट्रीब्यूशन या ग्रांट वहां पे जो मिलती थी, उसका क्या करते थे? और फ्यूचर एक्सपेंस के लिए जो मिलती थी उसका क्या करते थे? तो सर बोले ना, रिकॉर्ड इट एज डेफर्ड इनकम एंड recognize as income based on recording of expenses. यानी जैसे जैसे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते जाएंगे वैसे वैसे उसको आप इनकम बनाते जाएंगे, जस्ट लाइक डेफर्ड ग्रांट में फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए जो काम करते थे कि आज अगर आपको पैसे मिल गए तो आज आप डेबिट, कैश, क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट करेंगे ना, तो फ्यूचर के लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही वो एक्सपेंस इनकर होगा तो आप उसका एक्सपेंस चार्ज करेंगे। जैसे कि यहां पे इसने बताया कि आपने बिल्डिंग बनानी है जी विलेज की, तो आज जो आपको ये 10 मिलियन, एग्जांपल ए की बात कर रहा हूं, एग्जांपल ए में जो आपको 10 मिलियन की ग्रांट मिलेगी ना, आप इसको लिखेंगे कैश डेबिट और डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट या डेफर्ड इनकम क्रेडिट, आपकी लाइबिलिटी में नजर आ रहा होगा। और जिस दिन ये बिल्डिंग बन जाएगी और उस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगी, तो जैसे जैसे डेप्रिशिएट करते जाएंगे वैसे वैसे ये 10 मिलियन आप डेबिट, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, क्रेडिट, इनकम करते जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही है मेरे भाई, ओके। और बी में क्या करेंगे, बी है फ्यूचर, ए एसेट के लिए थी, बी फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। तो फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए क्या करेंगे, 2002 में 25 मिलियन मिला तो आप कैश डेबिट करेंगे और डेफर्ड इनकम 25 मिलियन से क्रेडिट कर देंगे, ओके। इंतजार करेंगे 2004 और 2005 का। तो अगर तो 25 मिलियन आपको मिल गया, फॉर एग्जांपल 2004 में हाफ हाफ अगर आपने करना है, तो 2002 में एंट्री आपकी होगी कैश डेबिट और डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट 25 है। फिर जैसे ही आएगा 2024, तो अगर मैं एज्यूम कर लूं कि 50-50% एक्सपेंस उसने कहा हुआ है, तो आप डेफर्ड कंट्रीब्यूशन को करेंगे डेबिट 12.5 से
और क्रेडिट करेंगे इनकम को, कंट्रीब्यूशन इनकम को 12.5 से। ये एंट्री आधी हो जाएगी 2024 में। और जब बकाया खर्चा आप 2025 में कर देंगे तो 2025 में बकाया एंट्री हो जाएगी डेफर्ड कंट्रीब्यूशन 12.5 और इनकम क्रेडिट 12.5। ठीक होगी बात? बिल्कुल गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ही है वो। ठीक है, कोई टेंशन है उमर भाई? कोई परेशानी है सर? सब अच्छा है? परेशान बैठे हुए। An educational NPO received a plot of land from Mr. Oteri है, subject to the condition that this land shall only be used for construction of a primary education school to be run by that NPO. The fair value of this plot of land is 12 million। पता नहीं fair value क्या कर रहे हैं जी इसका, बताइए क्या कर रहे हैं जी इसका? Restricted unrestricted? ओ मैं एडा अमीर होंदा ते केड़ी गल सी यार, अल्लाह करे मैं इतना अमीर हूं कि मैं भी जमीनें दूसरों को, ओ तेरी खैर जी। हाँ जमीन देके मुझे भी बाहर ही भागना पड़ना है। और समझ रहे हो, और समझ रहे हो, और समझ रहे हो। ले जी, क्या क्या कर रहे हैं इसका? रिस्ट्रिक्टेड है मेरे भाई, रिस्ट्रिक्टेड है। An educational NPO received a plot of land from Mr. Jamal Chaiwala, subject to the condition that this land or sale proceeds from its disposal shall only be used to achieve general objectives of that NPO। सर ये क्या होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स? सर रूटीन खर्चा पानी, 15 मिलियन की खर्चा पानी, रूटीन के काम जो आप कर रहे हैं आप बस उसी पे इसको लगा दें, तो क्या मतलब है इसका? सर ये अनरिस्ट्रिक्टेड में आएगी क्योंकि आपने कोई शर्त लगाई नहीं है, रूटीन में जो कर रहे हो वो कर लो इस्तेमाल। ऐसे ही होगा ना, तो बस ठीक है। अच्छा, एंडोमेंट फंड की बात ना चले, मैं आपके साथ ई पॉइंट पढ़ के कर देता हूं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, कल वक्त बच जाएगा। एन एजुकेशनल एनपीओ रिसीव्ड 50 मिलियन फ्रॉम एलुमनी डोनर। एलुमनी डोनर पता है आपको क्या होते हैं? पुराने आप लोग जिस कॉलेज से आप लोग पढ़े हुए ना, आप उस कॉलेज के एलुमनाई हैं। ओके, मिसाल के तौर पे अगर आप शौकत पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए हैं तो यू ऑल आर एलुमनाइज ऑफ शौकत पब्लिक स्कूल। कौन से स्कूल से पढ़ा मेरा भाई? गवर्नमेंट, लाहौर, कराची, पेशावर, हैदराबाद। गवर्नमेंट स्कूल कौन सा है? अच्छा उधर। हाँ भाई, आप कौन से स्कूल से पढ़े? हाँ जी, आप? गवर्नमेंट, सब गवर्नमेंट। आप कौन से? प्राइवेट। कौन सा स्कूल? मार्गला ग्रामर। कोई एलजीएस, कोई बीकन हाउस, कोई डीपीएस, और कौन से होते हैं? डीपीएस, बीकन हाउस। अमीर लोग हैं यार। आगे चले, छोड़े। एलुमनाई कहते हैं जिस स्कूल से आप पढ़े हुए ना, आप सब उस स्कूलों के एलुमनाई हैं, उन कॉलेजेस के एलुमनाई हैं। क्रिश्चियन के पता नहीं एलुमनाई आप कब बनते हैं, ये मुझे नहीं पता। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द, अच्छा आप देखिए सर जी 50 मिलियन एनपीओ को मिला, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द प्रिंसिपल बैलेंस शैल बी इन्वेस्टेड एज पर स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। एक बंदे ने जरा दूर का सोचा, उसने कहा कि अगर मैंने इसको 50 मिलियन दे दिया ना तो ये मेरा भाई 50 मिलियन जो है ना खा जाएगा, नहीं तो कल खा जाएगा, मुराद मतलब लगा देगा। क्यों ना जरा दूर का सोचे। मैं इसको कहता हूं कि यार ये मैं तुझे 50 मिलियन दे रहा हूं, तूने इस 50 मिलियन को खर्च नहीं करना, तू इस 50 मिलियन से ना एक घर ले ले, उस घर से जो किराया आएगा ना सारी जिंदगी इस्तेमाल कर उसे। पॉइंट? क्या ये लॉजिक ठीक थी? बिल्कुल ठीक थी। अब वो क्या कह रहा है? सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द प्रिंसिपल बैलेंस शैल बी इन्वेस्टेड, 50 मिलियन कहीं इन्वेस्ट हो जाएगा, एंड एनपीओ कैन नॉट यूज द प्रिंसिपल बैलेंस टू फंड ऑपरेशंस। सर 50 मिलियन इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाउएवर एनपीओ कैन यूटिलाइज द इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स to pay for the things such as academic programs और building new school facilities। वो कहता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट से कुछ नहीं करना, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर जो इनकम आ रही है वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो सर ये शायद ना कुछ एंडोमेंट फंड की बात वो कर रहा है। ओके, और बोले 850 पे आए, 850 पे आए एंडोमेंट फंड। एंड एंडोमेंट फंड इज अ सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट्स which reports the accumulation of contributions, only contributions
and investment income subject to restrictions stipulating that it be added to the principal amount of the endowment fund would be reported as a revenue of the endowment fund. ले जी, इसका मतलब है कि इसमें और अनरिस्ट्रिक्टेड जो उसने बोला था ना कि जो रिस्ट्रिक्टेड और एंडोमेंट नहीं है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, सर वो बात कर गया यहां पे। इसका मतलब है कि अगर आपको पैसे मिले ना और बंदा कह दे कि भाईजान इसको इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट से भी पैसे लेके आओ, ये एंडोमेंट है, ये एंडोमेंट है। और रिस्ट्रिक्टेड के हमला हो गया, जबकि रिस्ट्रिक्टेड पे शर्त लगी होती है। ये शर्त इन्वेस्टमेंट वाली शर्त होती है एंडोमेंट के अंदर कि इन्वेस्टमेंट करनी है और इनकम आनी है, ये एंडोमेंट में आ जाती है बात। ओके, तो रिस्ट्रिक्टेड फंड्स के इस्तेमाल पे होती है, ये होती है फंड्स की यूटिलाइजेशन पे कि भाई आपने इसको इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट की इनकम लेनी है। ओके, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। आगे है जी कंट्रीब्यूटेड मटेरियल्स एंड सर्विसेज और कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। सर हो सकता है कि आप एनपीओ का मुफ्त में ऑडिट करें, हो सकता है एनपीओ का एसी खराब हो गया, आपने कहा चलो सीए तो पास नहीं हो रहा, इनका एसी ठीक कराते हैं। ओके, मुफ्त में सब चीजें दे रहे हैं, तो उसका वो लोग क्या करेंगे? एनपीओ वालों को रिसीव हो रही है ना, इन काइंड चीजें रिसीव हो रही हैं, कोई पुराने कपड़े मिल जाते हैं, कोई और जूते मिल जाते हैं, काफी कुछ मिल जाता है, तो उसका क्या करना है? और कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज दैट इज एसेट्स अदर देन कैश वुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ओनली। सर ये फेयर वैल्यू पे मेजर होंगे व्हेन द फेयर वैल्यू कैन रीजनेबली एस्टिमेटेड and the materials and services are used in the normal course of the NPO operations and would otherwise have been purchased। तो ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन में अगर आप वो खरीद रहे हैं, खरीदने थे आपने, आपको किसी ने दे दिए, तो आप उनको उनकी फेयर वैल्यू पे अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, और अच्छा ये इनकम की बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है, तो डेबिट कर देंगे उन चीजों को, क्रेडिट कर देंगे इनकम को। Often these contributions are not recorded because of record keeping and valuation। इसको छोड़ दें यार, ये ऐसे आपको कंफ्यूज करेगा, बस ठीक है, हमने रिकॉर्ड करना होता है। कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल, कभी कभार ऐसा होता है कि जी कंट्रीब्यूशन आपको मिलना होता है, कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, एक शख्स आगे कह जाता है हाँ भाई आपको पैसे मिल जाएंगे, सारा एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इट मींस के कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाना है। तो अगर कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाना है तो लॉ कहता है कि आप उसको रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड कर दें। ये बात हमने देख ली थी, कोई इसमें और बात नहीं है। फिर है जी रिकॉग्निशन ऑफ कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू। अच्छा जी, दो मेथड्स हैं, जिसमें से एक मेथड है डेफरल मेथड, जो लिखा हुआ है पॉइंट 4 के नीचे, यूजिंग द डेफरल मेथड। सर ये जो अकाउंटिंग हो रही है ना, फंड अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं, ये डेफरल मेथड से हम कर रहे हैं। ओके, और हमारा यही एक मेथड हमारे कोर्स में है, तो बस इसी पे हम फोकस करते हैं। ले जी, अब ये बातें जब आप पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको बखूबी अंदाजा होता जाएगा कि सब बातें आपको पता है। एंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये बात ना कल बात करेंगे, क्योंकि एंडोमेंट की बात मैंने कल के लिए रखी हुई है, इस पे कल बात करेंगे। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपेंसेस ऑफ करंट पीरियड। सर देखें, करंट पीरियड की बात कर रहा है, पास्ट या करंट की बात कर रहा है, वो कहता है कि रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू इन द करंट पीरियड। अगर आपको किसी ने कंट्रीब्यूशन दे दी ना और कह दिया कि भाईजान ये मैं आपको पैसे दे रहा हूं, ये जो इसी महीने में आपने ज़कात देनी है ना, आपने ये उसमें यूटिलाइज करने हैं, शर्त लग गई, रिस्ट्रिक्टेड हो गई। तो चूंकि करंट पीरियड का रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप फिर भी इसको करंट में ही कर देंगे, क्योंकि वो शर्त इसी साल पूरी हो जाएगी। तो शर्त का पूरा होना बहुत जरूरी है, शर्त इसी साल पूरी हो गई तो आपने इसी साल उसको इनकम बना देना। उसके बाद कहते हैं जी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूचर पीरियड्स। अगर उसने शर्त लगा दी कि नहीं जी फ्यूचर के साल के लिए मैं आपको ये पेमेंट कर रहा हूं, तो वो कह रहे हैं कि डेफर कर दें इसको, जैसे ये आपको ये बताया मैंने। ओके, डेफर कर दें एंड रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू इन द सेम पीरियड एज द रिलेटेड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज। तो जिस पीरियड में एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज किए गए, उसी पीरियड में आप इसको भी इनकम बना लेंगे। ओके, वो सब अच्छा है, चलें जी। Restricted contributions for the purchase of capital assets. In case of depreciable assets, defer and recognize as revenue on the same basis as the depreciation expense related to acquired capital asset। बात समझ आ गई? ये बात भी आपको पता है कि अगर आपको assets के लिए मिल गया तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको डेफर कर देंगे और उसके बाद फिर आप उसको उसी तरीके से अमोर्टाइज करेंगे जिस तरीके से एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है। इन केस ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स रिकॉग्नाइज एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट। वो कहते हैं कि मिलने वाले पैसों को डायरेक्ट ही एसेट बना लें। ओके, डायरेक्ट इंक्रीज कर दें, क्योंकि डेप्रिशिएट तो होना नहीं है। ओके, बस अगली बात वो लिखी हुई है, कंट्रीब्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगी।
फिर आ जाता है जी रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट। कभी कभार लोग पैसा दे देते हैं कि यार तुम ना अपने कर्जे उतार लेना इससे, आप पे तो कर्जे हैं नहीं माशाल्लाह, आप तो अमीर आदमी, आप तो कर्जे देने वालों में से, आप में से तो किसने कर्जा नहीं लिया हुआ ना, कर्जे दिए ही हुए ना। ये शक्लें एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। एनीवेज, in case debt was incurred to fund expenses of future periods, defer and recognize as revenue as the related expense are recognized। ले जी, वो कहता है कि अगर तो आपने कर्जा लिया था ना फ्यूचर के खर्चों के लिए और उसी कर्जे की वापसी के लिए आपको पैसे मिल गए, तो वो कहता है कि भाईजान इंतजार करो जब वो एक्सपेंसेस इनकर होंगे। तो जैसे जैसे वो एक्सपेंसेस इनकर होते जाएंगे वैसे वैसे आप इसको क्या करोगे, अपनी इनकम बनाते जाओगे। यानी कि ऐसा क्या होगा, मिसाल के तौर पे आपने 2022 में 100 रुपया कर्जा लिया और फैसला ये हुआ था कि 2024 के अंदर आप ये एक्सपेंस करेंगे, तो आपने 2022 में किसी शख्स से वसूल कर लिया 100 रुपए और उस शख्स ने कहा कि यार इससे ना कर्जा उतार दो, तो आप एंट्री क्या करेंगे, आप अपने डेट को कर देंगे डेबिट, डेट उठ गया, और क्रेडिट करेंगे डेफर्ड कंट्रीब्यूशन 100 से, और इंतजार करेंगे 2024 का। 2024 में आके आप डेबिट कर देंगे डेफर्ड कंट्रीब्यूशन 100 से और क्रेडिट कर देंगे आप इनकम 100 से। ठीक होगी बात। तो अगर आपने कर्जा किसी फ्यूचर एक्सपेंस के लिए लिया था तो आप इंतजार करेंगे किस चीज का, आप इंतजार करेंगे उस वक्त का जब वो पे हो गया। अच्छा, अगर कर्जा आपने एसेट खरीदने के लिए लिया था तो फिर क्या होगा, जब वो एसेट डेप्रिशिएट होना शुरू होगा उस तरीके से कर देंगे। वो कहते हैं इन केस डेट वाज इनकर्ड टू फंड द परचेज ऑफ अ कैपिटल एसेट, डेफर एंड रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू ऑन द सेम बेसिस एज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिलेटेड टू एक्वायर्ड कैपिटल एसेट्स। ओके, इन केस डेट वाज इनकर्ड टू फंड द परचेज ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, रिकॉग्नाइज एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट, अपने एसेट को डेबिट डायरेक्टली कर दें आप, अदरवाइज रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू। ठीक है, वो तो बात रह गई। अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस मैन रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू, बिल्कुल बेजरर से है ये, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट। ओके जी मेरे भाई, उसके बाद मेंबरशिप फी आ जाती है जी। मेंबरशिप फी की बात हो चुकी हुई है सब्सक्रिप्शन अकाउंट की। सब्सक्रिप्शन अकाउंट नजर आ रहा है, ये हमने बना लिया, इसके बारे में हमने बात भी कर ली हुई है। तो ये मेंबरशिप फी होती है, ये जब इंशाल्लाह आप सीए कर जाएंगे, बल्कि सी क्या कर जाएंगे, अभी आप स्टूडेंट तो आप आईकैप को सब्सक्रिप्शन पे करते हैं ना, कितनी पे करते हैं यार, कितनी सस्ती है यार, आप लोग कितने सस्ते हैं आप लोग, 3200 रुपया सालाना सब्सक्रिप्शन आप पे करते हैं। हाँ नहीं 3200 क्या है, 3200 हमें कितनी पे करनी पड़ती है, 39,000, वो भी 4 दफा साल में। नहीं सर, हर क्वार्टर नहीं, साल की होती है, मुझे 4 दफा पे करनी पड़ती है। एक दफा अपनी फर्म की, एक फिर एक और दोस्त के साथ फर्म बनाई हुई है उसकी, और चौथी तो सबसे जरूरी है बेगम की, तो 4 पे करनी पड़ती है मुझे जी। वो तो सबसे पहले पे होती है, वो चौथी नहीं, असल में पहली तो वो है, बाकी मेरी सबसे एंड में आती है। एनीवे छोड़े। उसके बाद ज्वाइनिंग फी एंड लाइफ मेंबरशिप फी। जब भी आप किसी क्लब को ज्वाइन करते हैं ना, जैसे आप कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो एक एडमिशन फी होती है, उसके बाद मंथली फी होती है। तो समझ लें कि ये ज्वाइनिंग फी जो है ना, ये वो एडमिशन फी है क्लब में, और बाकी जो है वो क्या है, मेंबरशिप फी है जो कि मंथली चलती जाएगी। ओके, फी फॉर सर्विस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस से ये जो हम ट्रेडिंग एक्टिविटी बनाते थे ये वो है। ओके, ट्रेडिंग एक्टिविटी में जो पैसे आते हैं ये वो है। और एंड पे आ गया गवर्नमेंट फंडिंग। सर जब भी गवर्नमेंट फंडिंग आएगी ना, तो डरे उस दिन से जब वो गवर्नमेंट फंडिंग को मिलाएगा साथ IS-20 बन जाएगा, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम आपको सारा बता तो दिए पीछे, गवर्नमेंट से अगर आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगी या डोनेशन मिलेगी, बात तो एक ही है ना। वो डोनेशन या तो पास्ट एक्सपेंस के लिए मिलेगी तो क्या करेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दें, करंट के लिए मिलेगी तो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दें, फ्यूचर के मिलेगी तो डेफर कर दें, ये पढ़ा है ना, डेफर कर दें जब एक्सपेंस होंगे। एसेट के लिए मिलेगी तो अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो क्या करेंगे, इंतजार करेंगे जब वो डेप्रिशिएट होगा, जैसे जैसे डेप्रिशिएट होता जाएगा वैसे वैसे करते जाओ। तो सारे काम वही है भाई, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बस आपको रियलाइज करा रहा हूं कि भाई ये सब चीजें हमने पढ़ ली हैं, क्योंकि आमतौर पर जब स्टूडेंट घर जाके पढ़ते कहते ये क्या है, तो उसकी तार उतार दें। अच्छा 7 रूम में, ओके। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम। बस महल में अगली क्लास का टाइम हो गया सर यार, ये मैं कह रहा हूँ इनकम्स कंप्लीट कर लें, बाकी तो कंप्लीट हो ही गया है, इनकम कंप्लीट कर लें हम।
इन्वेस्टमेंट इनकम, सर इसका ताल्लुक भी तकरीबन एंडोमेंट के साथ ही है, लेकिन चलें कोई मसला नहीं, समझ आ जाएगी हमें। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम मे बी सब्जेक्ट टू एक्सटर्नली इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस in order to ensure the appropriate reporting of restricted and unrestricted resources. An organization would account for net investment income in a manner appropriate to the nature of any external restriction imposed. वो कहता है कि नॉर्मली एनपीओ का काम जो होता है ना, वो ये नहीं होता कि वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करके तो पैसे कमाए। नॉर्मली लोगों के कहने पे ऐसा होता है, जैसे हमने एंडोमेंट में बात कर ली थी कि कोई आपको पैसे दे दे और पैसे दे के ये कहे कि आप इसको ना यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो और इससे पैसे कमा लो। तो वो कहता है कि भाईजान आपने उसकी अकाउंटिंग फिर वैसे ही करनी है जो कि रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हुई हैं। ओके, तो नेट इन्वेस्टमेंट इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम वे कंट्रीब्यूशंस आर रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट इनकम दैट मस्ट बी एडेड टू द प्रिंसिपल प्रोसेस हेल्ड फॉर एंडोमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड एट डायरेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट एसेट। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने वो भी नहीं पढ़ा हुआ अभी, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एंडोमेंट फंड है और आपको वो मिला है फॉर एग्जांपल 100 रुपया, और आपने उस 100 रुपए को साल के दौरान इन्वेस्ट किया और वो 100 रुपया बढ़ के 110 हो गया, 10 रुपए से बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे, आप अपने इसी को इंक्रीज करके कर देंगे डेबिट एंडोमेंट फंड और क्रेडिट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है, तो इसलिए वो बात कर रहे हैं कि आप डायरेक्टली इसको इंक्रीज कर देंगे। एंडोमेंट के बारे में बात कल मैंने बहुत डिटेल से करनी है, तो इसलिए इसके बारे में मैं इतना ज्यादा टाइम इस पर नहीं लगा रहा। तो बहरहाल ये सारी बात जो है ना, किधर गया, गुआच गए, अच्छा ये ओके, ठीक है। तो ये सारी एंडोमेंट की बात हुआ है। 2.6 प्रॉफिट फ्रॉम रनिंग एन ऑपरेशन। ओ मैन, नीचे जरा एक फॉर्मेट तो देखें, कुछ नजर आ रहा है आपको? सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात हो रही है भाई। और फंड रेजिंग इवेंट्स, फंड रेजिंग इवेंट्स क्या होते हैं? जो शायद भाई रोज करते हैं जी, जो दूसरे ममालिक में जाके आप लोग फंड रेजिंग इवेंट्स करते हैं ना, वो पता ही है सबको, तो ये फंड रेजिंग इवेंट्स में आते हैं। इससे जो फंड, जी पैसे मांगने नहीं आया, मजबूरी, हाँ हाँ ऐसा ही है कुछ। तो मैनी स्पेशल इवेंट सच एज डिनर्स, गालास, अच्छा गाला नहीं सॉरी गालास, आई एम सॉरी, मुझे लगा गाला, गालास, ऑक्शंस एंड वॉक। ये क्या होता है वॉकेथॉन्स? वॉक करते हैं? ओ नहीं फैशन जी बात, ओ यार ये इसकी दाढ़ी किसने रखवाई है यार, ये तो बंदा ही कोई गलत किस्म का है। और ऑर्गेनाइज टू रेज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सपोर्ट द एनपीओ एक्टिविटीज। The participants of these events are offered something of value, a meal, entertainment, interaction with a celebrity for a sum. The determination of whether to report the revenues and expenses on a gross or net basis depends on the relative facts and circumstances and requires general judgment. अच्छा, इसके बारे में ना एक छोटी सी बात है कि अगर तो आप एक एनपीओ डायरेक्टली फंड रेजिंग इवेंट के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व है, तो नॉर्मली हम ना नेट बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। नेट बेसिस से मुराद क्या होता है कि जाहिर बात है खर्चे भी तो होते हैं ना, फंड आया और उसका खर्चा हुआ तो नेट से रिकॉर्ड कर लें। अगर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर, कोई और आपके लिए कर रहा है, तो फिर आप इनकम अलग और खर्चे अलग रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक छोटी सी बात है जो उसने आखिर में लिखी हुई है। तो अगर आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इस फंड रेजिंग इवेंट में, तो इनकम और एक्सपेंसेस को नेट करके ना, तो फिर आप ये डोनेशन अपनी इनकम जो है वो रिकॉर्ड करें। और अगर आप एक्टिवली प्रिंसिपली इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर आप इनकम को अलग रिकॉर्ड करेंगे। सर एग्जांपल, बिल्कुल, फॉर एग्जांपल एक ईदी वाले, ईदी साहब अब तो खैर नहीं है दुनिया में, फैसल ईदी साहब, वो टीवी पे आगे बैठ गए और कह दिया कि जी हम फंड रेस कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इन्वॉल्व है ना, प्रिंसिपली इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब है कि अब मिलने वाली इनकम और जो उन्होंने सारे अखराजात किए होंगे उस पूरे सेट को बनाने के लिए, वो माइनस होकर नेट अमाउंट मिलेगी, वो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आप बैठ गए टीवी पे और आपने कहा कि जो पैसे आएंगे ना मैं ईदी को दूंगा। अब ईदी साहब खुद तो इन्वॉल्व नहीं है, तो उनको जो पैसे मिलेंगे वो उनकी इनकम है, बस, फिर नेट ऑफ की बात कोई नहीं होगी। ओके, तो ये इसकी एग्जांपल है, नीचे लिखी हुई है एग्जांपल्स, ये 3-2 पढ़ लीजिएगा। ले जी, मेरे ख्याल में बस यहां तक काफी है, बाकी ये ऑलमोस्ट रीडिंग वाली बात तो हमारी कंप्लीट हो गई है। कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ एंडोमेंट की बात कर दूंगा। मुलाकात होती है कल, अल्लाह हाफिज़।